हेलो दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत खुशी का दिन है। बोलोगे सर क्यों है? तो बेटा, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं ना, वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है बेटा, और इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर बता दो बोलोगे आप। बेटा, YouTube की हिस्ट्री में सर्च कर लेना, YouTube में पूरे वीडियोस देख लेना। अगर इससे ज्यादा डिटेल बातें आपको कहीं मिल जाए तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब करके और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। बेटा, आज बात करूंगा मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर। अगर आप नए नए आए हो, आप जैसे बी 11th 12th साइंस हुआ है और आपने बीकॉम लिए हो, या फिर 10वीं पास हुए हो, अभी 11th कॉमर्स में आए हो, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं होता ना, तो इस वीडियो का भी कोई तोड़ नहीं है। इस वीडियो में बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगे आपको। ये वीडियो बेटा 11th से लेके एमकॉम तक काम में आएगी, इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आज इस वीडियो को समझ गए तो आप समझ जाना कि आपने अकाउंटिंग के साथ आधी जंग क्या कर ली, खत्म कर ली। क्योंकि टर्म्स ही तो होते हैं, उन्हीं टर्मिनोलॉजी को समझना ही तो जरूरी होता है, उन शब्दों को कि असेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर ये चीज समझ गए ना तो अकाउंटिंग तो ऐसे ही खत्म है, फिर कौन सी बात का टेंशन है। इस पूरे वीडियो में बात करेंगे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। कहीं मत जाइएगा बेटा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर। बिना टाइम गवाए इस वीडियो को हम क्या करेंगे अभी चालू। ये हमने ले ले स्लाइड। तो पहली चीज, जो पहला वर्ड है, शायद आपको अच्छे से दिखे ना, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है सर? तो बेटा होता है व्यवहार। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? व्यवहार। सर एक आधा एग्जांपल बता दीजिए। लो बेटा, आप ही के लिए हम बैठे यहाँ पे, ये दो पर्सन बना ले तो बेटा ब्यूटीफुल ड्राइंग है मेरी, आपको पता है बहुत ज्यादा। ये ए और ये बी। ए ने क्या किया, ये बी वाला एक क्लॉथ शॉप वाला था, मान के चलिए क्लॉथ की दुकान है, इसकी कपड़े की दुकान है, बहुत प्रॉफिट कमाता है ये, कपड़े का दुकान है। तो ए ने क्या किया, अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले और बी को दे दिए, 1000 रुपए बी को दे दिए। और बी ने अपने एक दुकान का एक क्लॉथ किसको बेच दिया? ए को। तो बेटा ये तो आप देखते हो ना, ऐसा किए भी होंगे ना, आपने किसी दुकान में गए होंगे, पैसे दिए होंगे, दुकान वाले से कपड़े खरीदे होंगे। तो इसी चीज को बेटा, ये जो पूरी चीज हुई ना, जो आप करते हो ना रियल लाइफ में भी, इसी को तो हम क्या बुलाते हैं बेटा? ट्रांजेक्शन बुलाते। क्या बुलाते हैं हम इसे? ट्रांजेक्शन बुलाते हैं। वो आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज, अब अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बात कर लेते बेटा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन। एक्सचेंज बेटा, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बेटा? अदल बदल करना। मतलब एक चीज दोगे और एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो। जैसे एक हाथ से ए ने बी को पैसे दिया और बी ने दूसरे हाथ से इसे क्या दे दिया? ए को कपड़े दे दिया। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स का क्या हुआ बेटा? एक्सचेंज हुआ। अब सर्विसेज का मतलब बेटा डॉक्टर की फैसिलिटी, लॉयर की फैसिलिटी, सीए की फैसिलिटी, टीचर जो पढ़ाता है, ये सब क्या है? हमारे सर्विसेज है। गुड्स का मतलब सामान होता है, सिंपल बात। बिटवीन टू पर्सन, कितने लोग होना चाहिए बेटा? 2 पर्सन। और पार्टीज, कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 2, जैसे ए और बी है। तो बेटा आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आप लोगों को। ये ड्राइंग बन गई बेटा, मेरे पास इस साइड में एक पॉकेट है और मुझे इस साइड में एक पॉकेट है, मैंने इस पॉकेट का पैसा इस पॉकेट में रख दिया, क्या ये ट्रांजेक्शन होगा? बोलेंगे सर ट्रांजेक्शन कैसे होगा? ट्रांजेक्शन के लिए तो कितने लोग चाहिए होते हैं? कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। क्लियर है बात बेटा? आपकी समझ में तो आ ही गई होंगी। और ये ट्रांजेक्शन क्यों किए जाते हैं? पैसे के लिए सर, सब कुछ तो करना पैसे के लिए है। और पैसा और मनीज वर्थ, सर आपने मनीज वर्थ हमें समझाए थे प्रीवियस वीडियो में, एक बार फिर से समझा दीजिए बेटा। पैसा हो या पैसे के बराबर कोई चीज है। जैसे कि यहाँ ए ने पैसे दिए, मान के चलिए इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं, और हम बनाते हैं 2 लोग। अब ए की दुकान है, मान के चलो बेटा शूज की, जूतों की दुकान है बेटा, शूज की दुकान है। और बी की दुकान है क्लॉथ की। तो इन्होंने क्या किया बेटा, ए ने कपड़ा दे दिया, और सॉरी बी ने ए को कपड़ा दे दिया और ए ने बी को क्या दे दिया? शूज दे दिया। मतलब बी ए को क्लॉथ दे रहा है, बदले में बी को ए क्या कर रहा है? क्लॉथ दे रहा है। ये देखो बेटा, एक कपड़ा इसके तरफ गया, शूज इसके तरफ आया। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे तो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो सर क्या ये ट्रांजेक्शन नहीं है? बेटा ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे पैसा था और यहाँ पे क्या है? मनीज वर्थ है। मनीज वर्थ का मतलब समझे क्या बेटा? अभी मनीज वर्थ का मतलब समझे क्या?
तो मनीज वर्थ का मतलब है सामान के बदले सामान। इस शूज की भी कीमत है, इस क्लॉथ की भी कीमत है, तो ये होता है बेटा मनीज वर्थ, उसकी कीमत होती है। तो ये दो एग्जांपल थे काय के ट्रांजैक्शन के। आपको बात समझ में आ गई होंगी उम्मीद कर रहा हूं, और डेफिनेटली आनी ही है। अगर नहीं भी आई होंगी तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया बेटा, यूट्यूब वालों ने आप ही के लिए बनाया है। जब भी कोई डाउट आए बस पुट करके रख देना, मैं हाजिर हूं आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब सिर्फ पैसे वाले ट्रांजेक्शन क्या, जो आपने बोले थे एक बार कि जहां जिस ट्रांजेक्शन में पैसा आता हो, मनी आता हो, मनी वर्थ आता हो, वो क्या कहलाते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। बेटा आप कभी गलत हो सकते हो कि आज तक नहीं हुए, आज कहां होंगे, पढ़ते किससे हो आखिर, मेरे से ही पढ़ते हो ना। सो गलत नहीं है बेटा। द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ द मनीज एंड मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जरूरी है क्या बेटा डायरेक्टली हो, जैसे यहाँ पे पैसा मान के चलो ए ने बी को दिया, हो सकता है ए सी को बोल दे पैसा बी को देने के लिए, तो ए के बदले सी ने पैसा दिया, तो डायरेक्टली बी को नहीं मिला, इनडायरेक्टली मिला। तो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखा नहीं जाता। सर आपने बताए थे इलेक्ट्रिक का बिल अगर मिलेगा तो उसकी एंट्री नहीं होंगी, पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएंगी। गुड बात बेटा, आप समझदार हो, आप समझते रहो बेटा। ट्रांजेक्शन को भी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को भी दो पार्ट में बांटा गया है। सर कौन से पार्ट बता दीजिए जल्दी से, हमें तो जानना है। पहला होता है बेटा कैश ट्रांजेक्शन। क्या होता है कैश ट्रांजेक्शन? एक बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड। अगर कैश इमीडिएटली पेड होता है या रिसीव होता है। सर इमीडिएटली का मतलब बता दिए बेटा, तुरंत, बिल्कुल तुरंत, अभी सामान लो, अभी पैसा दो, अभी पैसा दो, अभी सामान लो। तो तुरंत अगर पैसा हो जाता है बेटा, इंस्टेंट वे में, जल्दी जल्दी, तुरंत, तो इमीडिएटली अगर पेमेंट होता है कैश का और रिसीव होता है तो क्या कहलाता है, कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। सर एक दो एग्जांपल बेटा, परचेस ऑफ गुड्स, सामान खरीदा, जैसे मैं एक दुकान में गया था, कपड़े खरीदा और पैसे दे दिया 15,000 रुपए, कैश ट्रांजेक्शन हो गया। सैलरी दिया बेटा, तुरंत सैलरी दे दिया, तो ये क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन भी हमारा, कैश सैलरी का पेमेंट भी हमारा कैश ट्रांजेक्शन हो गया। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब सर उधार, बिल्कुल उधार। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इज विच कैश इज नॉट पेड। कैश पेड होता है क्या, नहीं होता, कैश पेड नहीं होता, ना ही रिसीव्ड होता है। कब, बाद में होता है बेटा, पर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं होता। जिस समय चीजें खरीदी जाती है उस समय पेमेंट नहीं होता, बल्कि जो पेमेंट होता है या रिसीव्ड होता है पैसा, वो होता है लेटर डेट में, किसी दूसरे दिन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसी को देखते हैं। मान के चलिए ये अमन नाम के दुकान वाले की शॉप है और ये मैं हूं, एक ही मतलब सर अक्षय कुमार, ठीक है, एक्चुअली मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, ठीक है, अक्षय कुमार। तो एक्चुअली ये अमन की दुकान है। इस अमन की दुकान से मैंने बोला, अमन अमन, ये मेरा दोस्त है अमन अमन, मुझे 8,000 का सामान दे देना, मैं तुझे 1 महीने के बाद क्या कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। 1 महीने के बाद, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। सो अभी अमन ने मुझे सामान तो दे दिया, मेरा दोस्त जो था, और इसे 1 महीने के बाद मैं पैसे दूंगा। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पहले मॉनेटरी ट्रांजेक्शन देखते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कैसे बना, सर यहाँ पैसा आया तो ये क्या बन गया, हमारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बन गया। पर पैसा इमीडिएटली नहीं देना सर, इमीडिएटली पैसा दिया क्या, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन सामान खरीदा तो 8,000 रुपए दिया, नहीं दिया। कब देने वाला हूं, 1 महीने के बाद। मतलब जो पेमेंट होगा, वो पेमेंट जो मेरी तरफ से होगा वो लेटर डेट में होगा, किसी और दिन होगा। जैसे यहां लिखा है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट 8,000। एक्चुअली अमन को सामान बेचा था, पर मैंने अमन से खरीद लिया है आज, कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, क्रेडिट होता है। दूसरी चीज, सोल्ड मशीनरी टू अमर सिंह को क्रेडिट में उधार में मशीनरी दे दी है, 20,000 रुपए बाद में लेंगे, तो ये क्या कहलाती है, हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई। दूसरी बात सर, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन समझा दीजिए बेटा, जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो क्या कहलाएंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। मतलब सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान। सर बता दीजिए एक बार। तो बेटा देखो यहाँ पे, तो यहां लिखा है बेटा, द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। जहां मनी और मनीज वर्थ को एक्सचेंज नहीं किया जाता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जैसे एक चीज के बदले दूसरी चीज देना, वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजेक्शन, उसी हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सो इस तरीके से चीज आती है, जो मैंने आपको यहां समझा चुका हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं तो एंट्री करना मतलब क्या। तो बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। क्या बोला मैंने, एंट्री करने का मतलब
बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करना, रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, एंट्री कहलाता है। इन द प्रॉपर फॉर्म इन आवर मेथड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं, जैसे मैंने आज सेल किया, विक्रय किया 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का क्रय किया, 5,000 रुपए का क्या किया, क्रय मतलब परचेज किया, तो इसी ट्रांजेक्शन को अगर मैं लिखूंगा ना बेटा, तो वही क्या करेगा, एंट्री कहलाएगा। फिर जैसे हम एंट्री करते हैं उसके नीचे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, नीचे में ब्रैकेट में लिखना पड़ता है बेटा बीइंग, क्या लिखते हैं हम, बीइंग और फॉर। तो ये होता है बेटा, हम जो रीजन लिखते हैं एक्चुअली हमने क्यों किए, वो एंट्री उसे कहा जाता है नरेशन। एक चीज मैं आपको एक एंट्री बना देता हूं बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ। जैसे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 और मान के चलो बेटा आपका नाम लिख देता हूं 2XYZ। आप लोगों की, इतने सारे लोगों के नाम मुझे नहीं पता है बेटा, सो आप लोगों से मैंने 10,000 रुपए रिसीव हुआ, मैं इसकी एंट्री बना रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम XYZ, मतलब कैश मिला मुझे 10 लाख। अरे तो ये जो मैंने ये एंट्री किया, ये लिखा ना अकाउंट डेबिट, इसे बोलते हैं बेटा एंट्री। इतना पार्ट क्या कहलाता है हमारा, ये एंट्री कहलाता है, ठीक है। और ये जो लास्ट में बीइंग के साथ लिखा ना, ये बीइंग के साथ जो लिखा ना, वो कहलाता है नरेशन। क्या कहलाता है हमारा, नरेशन। यहाँ पे लिख देता हूं बेटा नरेशन, यहाँ पे लिखा भी है बेटा, आप देख सकते हो इसे नरेशन होता है ये। तो ये होता है बेटा, यहाँ लिखा भी है बेटा, ये ब्रीफ मतलब संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये काय का ट्रांजेक्शन था बेटा, कैश मिलने का, उसका एक ब्रीफ लिखा होता है। फॉर विच एंट्री इज पास, वो एंट्री क्यों लिखी गई उसको ही हम क्या बुलाते हैं बेटा, नरेशन बुलाते हैं। इट इज ऑलवेज गिवन इन द ब्रैकेट, हमेशा काय में होता है बेटा, ब्रैकेट में होता है। बिलो द जनरल एंट्री, ये जनरल एंट्री है, इसके नीचे देखो बेटा, ये मैंने नीचे में लिखा। और ये स्टार्ट किससे होता है बेटा, या तो बीइंग के होता है या तो फॉर से होता है। जैसे मैंने यहाँ बीइंग से स्टार्टिंग किया, ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, एक और टर्म समझ लो बेटा, गुड्स का मतलब क्या होता है, तो गुड्स मतलब सामान बेटा, जिसे हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, कम्युनिटीज भी बुलाते हैं, आर्टिकल्स भी बुलाते हैं, थिंग्स भी बुलाते हैं बेटा। इन पांचों टर्म्स का एक ही मीनिंग है, पांचों टर्म्स का क्या है, एक ही मीनिंग है, वो होता है सामान। क्या होता है, सामान, जिसमें ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, मतलब सामान खरीदते और बेचते हैं। और क्यों बेचते हैं बेटा, मैन्युफैक्चर परचेज क्यों करते हैं बेटा, सेल करने के पर्पज से। और सेल क्यों किया जाता है बेटा, टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेसमैन क्या कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, सामान का सेल करते हैं। तो जो सामान वो खरीदते और बेचते हैं ना, उसी को क्या बुलाते हैं हम, गुड्स। जैसे अगर कोई मेडिसिन की स्टोर है, तो मतलब उसके लिए जो सामान होगा क्या होगा बेटा, मेडिसिन उसका सामान होगा, जिसे हम, जो दुकान होता है बेटा मेडिसिन वाला, उसे हम क्या बुलाते हैं, केमिस्ट बुलाते हैं। वैसे एक वेजिटेबल का वेंडर है, मतलब सब्जियां बेचने वाला, तो उसका सामान क्या होगा, वेजिटेबल्स होंगे। जैसे अगर कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, मतलब गाड़ियां बनाने वाला, तो उसका सामान क्या होगा, उसके पार्ट्स, टायर्स, इंजन, गियर बॉक्स, केबल्स, ये क्या होंगे, उसके सामान होंगे। जस्ट लाइक बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स ये मैन्युफैक्चरर्स है, तो इनका सामान क्या है, टायर्स, इंजन, ये होते हैं इनका सामान, मतलब गुड्स होते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जहां हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में वापस, कैपिटल और ड्राइंग। बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये मेरा बिजनेस है बेटा, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है और जिंदगी जीने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो बेटा अगर मैं बिजनेस में, ये मान के चलो ये मैं हूं, अगर मैं बिजनेस में पैसा दिया, ये देखो बेटा ये मनी जो है मेरे पास से कहा जा रहा है बेटा, ये पैसा है, ये पैसा है, कहा जा रहा है बिजनेस के अंदर जा रहा है। तो अगर बिजनेस में पैसा लगाता हूं बेटा, तो इस चीज को बोला जाता है कैपिटल। क्या बोला जाता है, कैपिटल। लेकिन बेटा कभी मेरी जरूरत पड़ी और बिजनेस से पैसा निकाल लूं मैं, बिजनेस से पैसा क्या कर लूं, वो निकाल लूं मैं, तो इसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग। बात बहुत सिंपल है बेटा, अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, और बिजनेस से पैसा निकाला तो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। दूसरी चीज देखते हैं बेटा क्या लिखा है हमारे पास, तो बोलता है द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाते हैं बाय द ऑनर, जैसे मैं इस बिजनेस का मालिक हूं, जितना मैंने पैसा लगाया वो सब क्या कहलाता है बेटा, हमारा कैपिटल कहलाता है। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल। अगर इसका इक्वेशन बनाते हैं बेटा कैपिटल निकालने का, तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेटा असेट्स में से क्या माइनस करना, लायबिलिटीज माइनस करना। याद रख लो बेटा, काम में आएगा आगे। क्या बोला मैंने, असेट्स में से क्या करना, लायबिलिटीज को माइनस करने पे क्या आता है बेटा, हमारा कैपिटल निकलता है। ये बात याद रखोगे। कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी होती है बेटा, लायबिलिटी होती है मतलब किसी ना किसी को ये पैसा क्या करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है। किसको देना पड़ेगा, जो ऑनर होगा, लिखा है इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, अमाउंट इज पेबल
बाय बिजनेस इंटरप्राइज। बिजनेस इंटरप्राइज मतलब उस बिजनेस को किसे देना होता है, टू द ऑनर, किसको देना पड़ता है, ऑनर को, एट द डिस्क्लोजर ऑफ द बिजनेस। डिस्क्लोजर मतलब बेटा जिस समय डिस्क्लोज होता है, बंद होने से, डिस्क्लोज, जब बिजनेस बंद होता है तो उस बिजनेस इंटरप्राइज मतलब उस व्यवसाय को, व्यवसाय संस्था को पैसा किसे देना पड़ता है, व्यवसाय को उस संस्था के मालिक को देना पड़ता है, स्वामी को देना पड़ता है, ये स्वामी होते हैं, इन मालिक को पैसा देना पड़ता है बेटा। तो ये बात हो गई। तो लायबिलिटी होती है, क्यों होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप भी पूछेंगे, आप अपने सर से पूछना कि सर लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि बेटा यहां बिजनेस को पैसा उसके मालिक को वापस देना पड़ता है, इसलिए वो कैपिटल क्या होती है, उसकी लायबिलिटी होती है। दूसरी चीज आगे बात करते हैं बेटा, ड्रॉइंग। मैंने बोला एक जब मैं पैसा देता हूं तो उसे कैपिटल कहलाता है, बट जब भी मैं अपने खुद के खर्चे के लिए पैसा निकाल लूं ना तो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। खुद के पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए बोला बेटा, मैं पर्सनल यूज के लिए अगर मैं पैसा निकालता हूं तो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। देखो बेटा पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड असेट्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। कहां से निकाला बेटा, विड्रॉन का मतलब निकालने से, निकालना, विड्रॉल करना मतलब निकालना, बोलते हैं ना विड्रॉल करने जा रहा हूं, तो बैंक से पैसे निकालते हो ना, वैसे अगर बिजनेस से सामान निकालना ना, उसी चीज को क्या बुलाते हैं बेटा, ड्राइंग। जैसे क्या हुआ, ये प्रोप्राइटर, एक प्रोप्राइटर मतलब उस बिजनेस का ऑनर बेटा, ऑनर है उसका, पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, अपने बच्चे की फीस कहां से दे दिया बेटा इन्होंने, देखो ना, एंड और पेज इज मेडिकल बिल, मेडिकल का बिल, मोबाइल का रिचार्ज करा लिए बिजनेस से, कहां से किए, बिजनेस से, तो ये सब क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएंगे। जैसे मैंने अपने बच्चे की फीस दे दिया, अपने मेडिकल का खर्चा दे दिया, या मैंने अपने मोबाइल का रिचार्ज करा लिया बिजनेस के पैसे से, तो ये सब क्या कहलाता है हमारे लिए, ड्राइंग कहलाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई बेटा कि जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारे लिए कैपिटल, जब पैसा निकालते हैं तो हमारे लिए ड्राइंग कहलाता है। क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए बेटा है। दूसरी चीज डेटर्स, क्रेडिटर्स। सर डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, जल्दी बता दीजिए बेटा। ये पर्सन हु हैज टू पे द बिजनेस for getting goods and services on the credit known as debtor। सर कुछ नहीं समझा, बताइए बेटा। मान के चलो मेरा एक मेरा कस्टमर है, कौन है, कस्टमर है, एक कस्टमर है और ये मेरा बिजनेस है। सर बिजनेस का नाम दे दो ना, एक ये मेरा बिजनेस है बेटा। मैंने इसको उधार में सामान बेच दिया, क्रेडिट में सामान बेच दिया। अगर क्रेडिट में सेल कर दिया, उधार में बेच दिया, मतलब ये मुझे पैसा देने वाला है लेटर टाइम में। सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हो क्या, हाँ बेटा। अगर मैं किसी को क्रेडिट में सामान बेच रहा हूं, देखो लिखा है बेटा गुड्स एंड सर्विसेज कैसे देते हैं हम, क्रेडिट में देते हैं। अगर किसी को उधार में हम सेल करते हैं बेटा, और किसी इंसान से पैसे वापस लेना है, मैंने क्या वर्ड यूज करा बेटा, किसी से पैसे लेना हो, किसी से पैसे लेना हो तो उसे क्या बुलाते हैं, डेटर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, डेटर्स बुलाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सर ये डेटर इज अ पर्सन हु ओन्स मनी टू द बिजनेस। ये क्या है, डेटर कौन है, जो ओन्स मनी टू द बिजनेस, मतलब ये बिजनेस को पैसा देने वाला इंसान ही क्या कहलाता है, हमारा डेटर कहलाता है। सर डेटर का क्या अपोजिट होता है, क्रेडिटर। तो बिल्कुल सही समझे बेटा। अगर किसी से पैसा लेना है तो डेटर, और किसी को पैसा देना है तो क्या कहलाता है, क्रेडिटर। देखो बेटा, ये पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, किसको पैसा देना है, अभी बिजनेस को पैसा देना है। बिजनेस पैसा देगा तो उस किसके लिए बेटा, उधार पे अगर गुड्स और सर्विसेज लिया हो तो क्या कहलाता है, ये क्रेडिटर कहलाता है। जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन का उल्टा, अब ये मेरा बिजनेस है और मैंने ए से क्या कर लिया, सामान खरीद लिया, परचेज किया। कौन सा वाला परचेज किया, क्रेडिट वाला। सामान तो खरीद लिया क्रेडिट में, पर पैसे ही नहीं दिया। तो अभी मुझे बिजनेस है ना, मेरा ये वाला बिजनेस है ना, इस बिजनेस को किसको पैसे देना है, ए को पैसे देना है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, क्रेडिटर। मतलब बोलने की बात बहुत सिंपल बेटा, कि अगर किसी से पैसा लेना है, अगर किसी से पैसा लेना है तो क्रेडिट डेटर कहलाता है। अगर किसी को पैसा देना है, लिख दूं क्या बेटा, पैसा देना है, तो क्या कहलाता है हमारा, क्रेडिटर कहलाता है। सर बैड डेट्स भी बता दीजिए, लगे हाथ। बेटा जो पैसा डेटर नहीं देता, डेटर डुबा देता है, वो क्या कहलाता है हमारा, बैड डेट्स। मतलब मान के चलो मुझे ए से 10,000, डेटर का मेरा 10,000 लेने थे, 10,000 लेने थे, पर ए ने 9,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए तो डुबा दिए, पैसे ही नहीं दिए। जो पैसा नहीं मिलता बेटा डेटर से, उसी हम क्या बुलाते हैं बेटा, बैड डेट्स बुलाते हैं। और बिजनेस की सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है बेटा, ये बैड डेट्स, जो पैसा डूबता है और होता है बेटा बिजनेस में। एंड इनरिकवेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर, इनरिकवेबल, जो पैसा रिकवर नहीं हुआ, उसे डेटर, उसको क्या बुलाते हैं बेटा, बैड डेट्स।
इट इज रेवेन्यू लॉस ऑफ द बिजनेस। ये कौन सा लॉस है बेटा? रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू मतलब हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है ना, सीधा सीधा। अगर कोई लॉस हमारे प्रॉफिट को कम ज्यादा करता है बेटा, प्रॉफिट को कम करता है तो रेवेन्यू लॉस। अगर कोई प्रॉफिट हमारे रेवेन्यू को बढ़ाता है तो रेवेन्यू इनकम कहलाती है। तो ये रेवेन्यू लॉस होता है। एक बात याद रखेंगे बेटा, बहुत काम में आ सकती है, कोई पूछे आपसे तो थोड़ा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। बैड डेट्स तो लॉस तो है, पर कौन से नेचर का है? तो रेवेन्यू नेचर का है बेटा। ये बात बहुत सारे लोग ध्यान नहीं रखते, बट आप मेरे बच्चे हो ना, आपको ध्यान में रखना चाहिए बेटा, क्योंकि हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगले वाले को हमारे नॉलेज के ऊपर कोई शक ना हो, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल ही बता पाए। इस तरीके से पढ़ना है बेटा आपको। सो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे बेटा हम। तो अभी बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर और इसके टाइप्स में। तो सबसे पहली बात कि सर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो बेटा एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। क्या बोला मैंने? एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। तो सर खर्चा कैसे खर्चा बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे बेटा, एक्सपेंडिचर के बारे में बताएंगे आपको। एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप, खर्चे के प्रकार भी होते हैं। देखो बेटा, अभी ये मैं हूं, मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। तो बेटा ये ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए मुझे पेन टैब खरीदना पड़ा। क्या खरीदना पड़ा? पेन टैब खरीदना पड़ा। तो बेटा मैंने इनकम कमाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस से मान के चलो मैं पैसे कमा रहा हूं, ठीक है? तो मुझे इस पैसे को कमाने के लिए बेटा क्या करना पड़ा? पहले खर्चा करना पड़ा, एक्सपेंसेस करना पड़ा। मतलब जब भी हम पैसा कहीं खर्च करते हैं बेटा, उसी को हम क्या बुलाते हैं? एक्सपेंडिचर बुलाते हैं। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखो बेटा, यहां क्या लिखा है? तो बोलता है एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस। कौन स्पेंड करना? स्पेंड करने का मतलब बेटा खर्च करना। बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड, किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ भी मिलता है, बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब जैसे कि ऑनलाइन से पैसा कमाने के लिए बेटा मुझे पेन टैब खरीदना पड़ा, तो ये जो पेन टैब के ऊपर मैंने खर्च किया, इसी चीज को क्या बुलाते हैं बेटा? एक्सपेंडिचर। क्या बुलाते हैं? एक्सपेंडिचर। तो ये बात हो गई बेटा, द अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड, कुछ भी मिले इसके लिए जो खर्चा किया जाता है उसी हम क्या बुलाते हैं बेटा? एक्सपेंडिचर। सर बात तो समझ में आ गई, जो पैसा खर्च होता है पैसा कमाने के लिए वो एक्सपेंडिचर होता है। इसमें पहला टाइप है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज इंक्योर्ड टू एक्वायर फिक्स असेट्स। अगर फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए अगर हम पैसा खर्च करते हैं, या फिक्स असेट्स को इंक्रीज करने के लिए, मतलब पहले से अगर फिक्स असेट्स होंगी तो उन्हें क्या किया जाएगा? इंक्रीज किया जाएगा। और फिक्स असेट्स नहीं होंगी। फिक्स असेट मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी असेट जो बहुत लाइक की बिल्डिंग आप मान के चलो, फिक्स असेट मतलब बिल्डिंग जो एक साल से ज्यादा की होती है बेटा, उन्हें बुलाते हैं फिक्स असेट्स। आपको बाद में बताने वाला हूं। बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग अगर खरीदना हो, बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग तो चाहिए, तो अगर मैं बिल्डिंग खरीदने के ऊपर अगर खर्चा कर रहा हूं तो कहलाता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर मेरे पास बिल्डिंग पहले की थी लेकिन बिल्डिंग को अच्छा बनाने के लिए मैंने जो खर्चा किया वो भी क्या कहलाएगा बेटा? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये बात हुई। अगर फिक्स असेट को खरीदने के लिए उनको अच्छा करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे बेटा यहां पे कुछ बातें लिखी है, मैं आपको बता देता हूं, यहां से आप पढ़िए। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब इसका बेनिफिट क्या होता है बेटा? बहुत लंबे समय तक होता है। देखो बेटा, आज मैंने बिल्डिंग बनाया तो क्या एक साल में खत्म हो जाएगा या 2 साल में खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। ये जो बिल्डिंग है वो सालों साल हम चलेंगे वाली। मतलब ये खर्चा का जो बेनिफिट होता है, जो इसका जो फायदा होता है ना, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग ये दोनों वर्ड समझ जाओ बेटा। रिकरिंग का मतलब होता है बेटा जो बार बार होता है, जो बार बार हुए वो रिकरिंग, और जो बार बार ना हो वो क्या कहलाता है? नॉन रिकरिंग। मतलब बोलने का मतलब ये बोल सकते हो बेटा, जो एक बार होता है वो नॉन रिकरिंग, जो बार बार होता है वो रिकरिंग कहलाता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा, बार बार बिल्डिंग बनाऊंगा क्या मैं? नहीं बनाऊंगा। इट मींस ये कौन से नेचर का हो गया? नॉन रिकरिंग नेचर का हो गया। क्लियर हो गई होगी बात बेटा। जैसे कौन कौन से खर्चे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले? तो पहला है बेटा परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को बढ़ाना, परचेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बार बार थोड़ी ना खरीदूंगा, तो लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। दूसरे एक्सपेंडिचर बेटा द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
इज एन एक्सपेंडिचर, एक इस तरीके से एक्सपेंडिचर है विच नो फ्यूचर बेनिफिट, इसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो तुरंत मिल सकता है, फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता, बल्कि यहां पे फ्यूचर बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। इट एक्सपेक्टेड हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट, या तो इमीडिएट तुरंत बेनिफिट मिलता है या तो फिर शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब बेटा 1 साल से कम, जैसे लिखा भी है लेस देन 1 ईयर, और जब यहाँ लॉन्ग टर्म लिखा था बेटा तो ये मोर देन 1 ईयर, ये क्या हो जाएगा मोर देन 1 ईयर, यहाँ लिख देता हूं बेटा मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है मोर देन 1 ईयर, और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है तो लेस देन 1 ईयर। इट डज नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हमारी प्रॉफिट की कैपेसिटी को कमाने की कैपेसिटी है उसे इंक्रीज नहीं करता बेटा, इंक्रीज नहीं करता लिखा है बेटा, डज नॉट इंक्रीज लिखा है, इससे हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ता। दे आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होता है बेटा डेली के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को चलाने के क्या आते हैं काम आते हैं, जिससे कि बिजनेस अच्छे से चले। कहां लिखते हैं बेटा ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो अपीयर का मतलब बेटा रिकॉर्ड करने से, कहां लिखते हैं बेटा अपीयर कहां करते हैं ऑन द डेबिट साइड, डेबिट में शॉर्ट में डीआर बोलते हैं बेटा, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। जैसे सैलरी से कोई प्रॉफिट नहीं होता बेटा, पेड करने से, रेंट से कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस पेड करने से कोई प्रॉफिट नहीं होता, बट ये बिजनेस को चलाने के लिए डेली यूज में आने वाले खर्चे होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। जो थर्ड टाइप का इंपॉर्टेंट खर्चा बेटा जो आपको याद रखना है, ये कैपिटल और रेवेन्यू हर कोई बता देता है, लेकिन ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई नहीं बताता, मालूम नहीं क्यों नहीं बताता, पर मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा पढ़ो, एन एक्सपेंडिचर विच बेसिकली रेवेन्यू इन द नेचर, किस नेचर का होता है बेटा रेवेन्यू इन द नेचर, बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जीक्यूटेड विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए बेनिफिट नहीं मिलता। पहले देखो बेटा रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन इसका बेनिफिट कब मिलता है बेटा, बेनिफिट जो मिलता है वो कब मिलता है 1 साल में नहीं मिलता, मतलब 1 साल से ज्यादा में मिलता होगा। ऐसे खर्चों को क्या बोला जाता है बेटा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो बेनिफिट कब दे रहा था लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का है, और बट इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के बाद, मतलब 1 साल के बाद मिल रहा है, 1 साल में नहीं मिलता। ऐसे खर्चों को क्या बुलाते हैं बेटा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर, और इन खर्चों को क्या किया जाता है रिटर्न ऑफ किया जाता है, क्या किया जाता है रिटर्न ऑफ। सच रिटर्न ऑफ अमाउंट विल बी शोन इन द डेबिट, और जो रिटर्न ऑफ करते हैं उसको कहां लिखा जाता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। रिटर्न अमाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट, और जो बची हुई अमाउंट होती है उसे कहां लिखते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं, कहां लिखते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है बेटा 2 पार्ट, एक बोलता है पीएल के कहा जाता है डेबिट में जाता है, और असेट्स में से इसे माइनस करके बेटा असेट्स की वैल्यू को XYZ में से असेट्स की वैल्यू माइनस कर दिया रिटर्न ऑफ के नाम से, और उसकी वैल्यू को कहां लिखते हैं हम बाहर लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी बताऊंगा बेटा तो काम का नहीं होगा, क्योंकि आपको ये चीजें नहीं समझेगी, पता तो अभी भी दूंगा बेटा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर, रेवेन्यू इन द नेचर होता है, बट इसका बेनिफिट 1 साल में नहीं मिलता, 1 साल के बाद मिलता है। जैसे हैविंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, बेटा बहुत सारा खर्चा कर दिया इस साल, तो क्या इसका फायदा मुझे इसी साल मिलेगा, हो सकता है मेरे उस बैनर को कोई अगले साल देखे, तो इसका बेनिफिट एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट सालों साल मिलता है। जैसे लीगल एक्सपेंसेस, मान के चलो बेटा मैंने रजिस्ट्री कराई किसी बिल्डिंग की, तो बेटा इसका फायदा मुझे तुरंत ही नहीं मिलेगा, सालों साल लग जाते हैं। तो बता ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट आपको तुरंत नहीं मिलता, रेवेन्यू नेचर के इनका बेनिफिट मिलता है, लेकिन कब मिलता है जब बहुत सारे साल हो जाते हैं, तो इनको बोला जाता है बेटा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई थिंक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में। सर डिस्काउंट का मतलब क्या, डिस्काउंट तो सुने हो बेटा आप सबने, आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो बोलता है 10% का डिस्काउंट। मान के चलो आप 2000 रुपए के कपड़े खरीदने गए तो बोलता है 10% ऑफ, मतलब 10% का डिस्काउंट। तो 2000 का 10% हो जाएगा 200 रुपए, मतलब वो चीज कितने में मिल गई बेटा 1800 रुपए। तो ये होता है डिस्काउंट, मतलब छूट जो बोलते हो आप, कुछ कंसेशनल अमाउंट। तो बेटा अकाउंटिंग में भी
दो डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले डिस्काउंट को समझ लेते हैं, क्या वो लिखा है। डिस्काउंट इज अ कंसेशन, कंसेशन का मतलब होता है बेटा कमी, डिस्काउंट का मतलब कंसेशन एक कमी है। और अलाउंसेस गिवन बाय सेलर टू परचेसर, कौन देता है बेटा डिस्काउंट, सेलर देता है। और किसको देता है बेटा, परचेसर को। जैसे कि मान के चलिए मैं किसी XYZ दुकान में गया, किसी दुकान का नाम लेना भी सही नहीं है बेटा, XY दुकान में गया जहां से 2000 का सामान खरीदा, तो उन्होंने बोले कि 10% का डिस्काउंट है, 1800 रुपए देके सामान ले जाओ। तो बेटा ये जो सेलर था ना, सामान बेचने वाला जो था, यहाँ मान के चलिए मैं कपड़ा लेने गया था, क्लॉथ लेने गया था, तो यहां से मुझे जो डिस्काउंट मिला तो ये कह रहा था बेटा हमारा डिस्काउंट। और कौन दिया बेटा मुझे डिस्काउंट, XYZ सेलर ने दिया और मैं खरीदने वाला था। मतलब जो डिस्काउंट होता है वो कौन देता है, सेलर किसको देता है, परचेसर को देता है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला डिस्काउंट जो है बेटा वो हमारा कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है बेटा, इट इज एन अलाउ ऑन द कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस। कैटलॉग मतलब इनवाइस, कैटलॉग का मतलब क्या है बेटा, इनवाइस प्राइस, जो बिलिंग पे होती है बेटा, जिससे बिल बनता है, और लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। दिस डिस्काउंट इज अलाउ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। पहली चीज ये किसके ऊपर दिया जाता है बेटा, इनवाइस प्राइस या लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। दूसरी चीज, दिस डिस्काउंट इज अलाउ एट द टाइम ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स। जब हम सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं उस समय ये डिस्काउंट दिया जाता है। द वैल्यू ऑफ परचेज एंड सोल्ड रिकॉर्डेड नेट वैल्यू, जो रिकॉर्ड करते हैं बेटा वो किस में करते हैं, नेट वैल्यू में करते हैं। ये चीज याद रखोगे, बाद में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे आप, जनरलिटीज वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें काम आएंगे। आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, और जो अमाउंट होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके लिखते हैं। एक एग्जांपल दिया, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है बेटा, देखो। ए नाम का सेलर था जिससे मैंने 10,000 की गुड्स खरीदा है और इस बंदे ने मुझे 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो 1000 का 5% निकालना सीख लो बेटा। 5 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो 0 0 कैंसर, 0 0 कैंसर, बचा 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 50 रुपए का क्या आ गया, डिस्काउंट। मतलब कितना पैसा हो गया, 950 रुपए उन्होंने मुझे देने थे। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये जो 5% मिला कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो इस सिचुएशन में बेटा मैं इस 50 रुपए का उल्लेख नहीं करूंगा अकाउंट्स में, मैं किसको दिखाऊंगा ओनली बेटा, 950 रुपए, 950 रुपए। क्योंकि यहां बोला ये बेटा कि जो हम रिकॉर्ड करते हो कहा करते हैं नेट वैल्यू पेएबल, जितना पैसा मैंने दिया। मैंने 1000 रुपए का सामान तो था लेकिन दिया कितना बेटा, नेट पेएबल वैल्यू क्या है मेरी, एनपीवी क्या है, तो 950 रुपए। नेट पेएबल वैल्यू, नेट पेएबल वैल्यू, नेट वैल्यू पेएबल ऐसे लिखा है बेटा, 950 रुपए। एग्जांपल है बेटा, ये गुड्स ऑफ 1000 आर सोल्ड, कितने में बेची गई, 10,000 में, 5% का डिस्काउंट दिया गया। तो गुड्स विल बी रिकॉर्डेड 50, मैंने आपको निकाल के दिया बेटा, 950 में लिखी जाएंगी किसके बुक में बेटा, परचेसर और सेलर के बुक में भी 1000। द ट्रेड डिस्काउंट इज डज नॉट अपीयर, अपीयर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, लिखना, रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये बात याद रखोगे आप कि इसे सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं जाता। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते, तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता। ये बात हो गई। दूसरी बात, कैश डिस्काउंट, ये उसी तरीके का होता है बेटा, बट इसमें लिखा जाता है, ठीक है। बात यही होती है, इट इज अ अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट मतलब जब पैसा मिलेगा उस समय दिया जाएगा बेटा। कब दिया जाएगा, जब पैसा मिलेगा, एक्चुअल में पैसा आपके पास आता है। इट इज कनेक्शन विद द इंकरेजिंग एंड प्रमोट पेमेंट। क्यों दिया जाता है बेटा कैश डिस्काउंट, तो कोई भी बंदा चाहता है कि जल्दी पैसा मिले, तो इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, प्रमोट करने के लिए जल्दी से पैसा दे, इसलिए क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इट इज गिवन आइदर फॉर द स्पॉट पेमेंट, किस लिए दिया जाता है कि तुरंत पैसा मिल जाए, स्पॉट मतलब उसी जगह पे, और फॉर द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अभी आपको बताता हूं बेटा, जस्ट वेट करो, इन अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे दो एग्जांपल बताता हूं बेटा, ठीक है। ये मेरे पास ए है बेटा, ये बी है, दो केस में बात करेंगे। ए आया बेटा, मेरी दुकान है, एक ए नाम से मेरी दुकान है, एक ही आप समझ गए अक्षय कुमार, मेरी दुकान है। इनको बोला मैंने अगर 10,000 का सामान अब भी खरीदते हो स्पॉट पे तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो बेटा
मैं चाहता हूं अगर 10,000 तुरंत का सामान खरीदेंगे 10,000 का, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि जल्दी पैसा मिल जाए, स्पॉट पेमेंट हो जाए, इसलिए मैं क्या दे रहा हूं 10% का डिस्काउंट। तो ये इस तरीके के डिस्काउंट को बोला जाता है बेटा कैश डिस्काउंट। मैं क्यों डिस्काउंट दे रहा हूं कि कैश मुझे जल्दी रिसीव हो जाए। दूसरा देखो बेटा, मैं बी को बोल रहा हूं कि अगर आपने मुझे 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दी, अगर आपने मुझे 3 महीने के अंदर पेमेंट कर दिए तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। मतलब मैं इनको ये चाहता हूं कि इनसे स्पेसिफिक पीरियड में क्या हो, पैसा मिल जाए मुझे, पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड 3 महीने के अंदर हो जाए। तो इसलिए बेटा मैं क्या देता हूं बेटा, कैश डिस्काउंट देता हूं। दूसरी चीज जो हमारे पास है, यहां देखेंगे बेटा हम क्या लिखा है हमारे पास, पढ़ लेते हैं एक बार। बोलता है बेटा कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेट आफ्टर डिडक्टिंग अ ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट को लिखा जाएगा बेटा, फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। अभी दिखाता हूं बेटा आपको कैसे किया जाता है। सिंस इट इज अ लॉस फॉर द सेलर एंड द बायर, कैश डिस्काउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पहली बात तो दिमाग में डाल लो बेटा, जल्दी डालो, दिमाग खोलो अपना और डालो कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते, लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। दूसरी बात ये थी बेटा कि यहां पे बोला गया कि सबसे पहले मान के चलो 1,000 रुपए का सामान खरीदा बेटा मैंने, जिसके ऊपर 10% का क्या लगा, ट्रेड डिस्काउंट लगा, ये ट्रेड डिस्काउंट लगा, और 5% का कैश डिस्काउंट लगा। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो बेटा 1,000 रुपए का सामान खरीदा जिसमें 10% का कैश डिस्काउंट दे देता हूं मैं, कैश ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,000 का 10% आपको आता है बेटा 0 कैंसिल, तो 10 बचे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 रुपए, तो यहां 900 रुपए बच गए। तो ये हो गया बेटा नेट वैल्यू पेएबल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर ये जो वैल्यू बची ना बेटा, ये जो वैल्यू बची ना, कितना वैल्यू बची, 900 रुपए, इसका 5% क्या दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट। इसका क्या दिया जाएगा, 5% कैश डिस्काउंट। मतलब कितना हो जाएगा बेटा इसका 5%, तो 900 का 5% हम निकालते हैं, आपके लिए निकालते बेटा ऐसे, बाद में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा। 0 कैंसिल बेटा, यहाँ 0 कैंसिल, तो बचा 9 बचा 45 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 855 रुपए हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले जब डिस्काउंट की बात आई तो सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किए, उसके बाद कौन सा डिस्काउंट माइनस किए, तो कैश डिस्काउंट माइनस किए। तो ये बात आप याद रखोगे बेटा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको याद रखनी ही पड़ेगी, एनी हाउ रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। सो बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। बेटा समझ लो, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। बेटा जिसके पास पैसा है, जिसकी असेट ज्यादा है, असेट ज्यादा है मतलब पैसा ज्यादा है, और लायबिलिटीज क्या है, असेट ज्यादा है और लायबिलिटीज क्या है, कम है, मतलब पैसा कम देना है, मतलब पैसा ज्यादा है तो सॉल्वेंट है। और जिसके असेट्स मतलब पैसा, जिसके पास कम है और लायबिलिटीज क्या है, ज्यादा है, लोगों को पैसा ज्यादा देना है, तो उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट। सिंपल बात। इट मींस जिसके पास पैसा ज्यादा तो सॉल्वेंट, और पैसा कम, पैसा नहीं है तो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट। तो अकाउंटिंग के टर्म में बोला जाता है असेट ज्यादा है लायबिलिटीज कम है तो वो सॉल्वेंट है, और असेट्स उसकी कम है लायबिलिटीज ज्यादा है तो बेटा उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट। लिखते हैं बेटा, पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। इफ ए पर्सन असेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज, जो असेट्स क्या है, मोर देन किससे है, लायबिलिटीज से, मतलब लायबिलिटी क्या है इसकी, कम है, आर इक्वल टू लायबिलिटी, इक्वल भी चलेगा बेटा, बराबर भी होगा तो चलेगा, ही इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पर्सन फाइनेंशियली साउंड, ये फाइनेंशियली साउंड होता है बेटा, ये पूरा पेमेंट कर सकता है किसी को भी। इट इज अ पोजीशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेट्स, मतलब जितना भी ये पैसा उधार लेता है लोगों से, ये उस पोजीशन में होता है बेटा कि वो सबका पैसा क्या कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है, मतलब वापस दे सकता है, इस पोजीशन में होता है। जैसे एक पर्सन है जिसकी असेट्स कितनी है बेटा, 50 लाख रुपए की है, और लोगों से उधार लिया गया लायबिलिटीज, डेट्स का मतलब यहाँ लायबिलिटीज कितनी है, 30,000 है, 30 लाख है, मतलब 50 लाख रुपए है और लोगों को 30 लाख देना है, मतलब इसके पास कितना पैसा बचा है, अभी भी 20 लाख रुपए बचा है। तो ये 20 लाख रुपए बचा है ना बेटा, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि इसकी असेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। तो इंसॉल्वेंट इसका अपोजिट होता है, ये पर्सन हु लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, उसकी लायबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और असेट्स क्या है, कम है, इसे क्या बुलाते हैं, इंसॉल्वेंट। सच पर्सन लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, लायबिलिटीज क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, तो असेट्स से। जैसे एक पर्सन है बेटा जिसकी टोटल असेट्स, उसकी पूरी प्रॉपर्टी कितनी की है,
20 लाख की है, लेकिन उसको लोगों का पैसा कितना देना है, उसके लोगों की डेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, 50 लाख की है। तो बेटा 30 लाख नहीं है इसके पास, 30 लाख नहीं है, अमाउंट में लिख देता हूं 30 लाख इसके पास नहीं है। तो बेटा ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है बेटा, इंसॉल्वेंट बोला जाता है। और इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट विल बी डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट, अगर वो पैसा देने में नाकामयाब हुआ तो कोर्ट उसे क्या कहलाती है, इंसॉल्वेंट कहलाती है। अगर हिंदी वर्ड बोलो बेटा तो सॉल्वेंट को बोलते हैं बेटा समर्थ, क्या बोलते हैं, समर्थ है। और जो इंसॉल्वेंट होता है बेटा उसे बुलाते हैं असमर्थ, असमर्थ। इसे दिवालिया भी बुलाते हैं बेटा, इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। तो ये हो गया बेटा हमारा कॉन्सेप्ट। सो आगे बढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है अकाउंटिंग ईयर। बेटा जब मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने आपको बोला था कि जो अकाउंटिंग की जाती है वो बेटा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए की जाती है। तो बेटा ये पीरियड जो हुआ 12 महीने का, इसी को क्या बुलाते हैं बेटा, हम अकाउंटिंग ईयर बुलाते हैं। जैसे लिखा भी है बेटा, इट इज द पीरियड ऑफ द 12 मंथ फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर, कि ये 12 महीने का वो पीरियड होता है जहां अकाउंटिंग को मेंटेन करना चालू होता है बेटा और अकाउंटेंट क्लोज करता है। स्टार्ट कब से होता है बेटा, तो स्टार्ट होता है ये 1 अप्रैल से, और ये क्लोज कब होता है बेटा, तो ये 31 मार्च को होता है। अर्लियर द प्रोप्राइटर वर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर, बेटा जो प्रोप्राइटर थे, ऑनर्स थे, वो क्या करते थे बेटा, अपना अकाउंटिंग ईयर खुद तय कर लेते थे। एक कैलेंडर ईयर, ऐसे मान के चलिए जनवरी से लेके कोई दिसंबर तक करता था, 31 दिसंबर तक। कोई फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता था, जैसे ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, इसको फॉलो करता था। तो कोई ट्रेडिशन को फॉलो करता था, जैसे ट्रेडिशन को फॉलो करना मतलब इस दिवाली से उस दिवाली तक, दिवाली टू दिवाली, ईद टू ईद, ऐसे क्या होता था, वो अपने फाइनेंशियल ईयर बनाते थे। लेकिन बाद में कैलकुलेशन करना, टैक्स कैलकुलेट करना, इन सब में प्रॉब्लम आने लग गई, इसलिए इनकम टैक्स के पर्पज से एक ईयर डिसाइड किया गया जिसे अकाउंटिंग ईयर बोला गया, और जो हमेशा चालू कब होता है, 1 अप्रैल को होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रोप्राइटर हैज प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, जब साल खत्म हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये लाइन याद रखना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये बात होगी हमारी अकाउंटिंग ईयर की। नेक्स्ट है ट्रेडिंग कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कंसर्न का मतलब बेटा, यहाँ कंसर्न का मतलब है बेटा बिजनेस से। एक बिजनेस होता है बेटा ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट, जिनका उद्देश्य क्या नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब बेटा जिनका उद्देश्य क्या होता है बेटा, प्रॉफिट कमाना। देखो ये बिजनेस कंसर्न इस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अगर किसी बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, प्रॉफिट कमाना है, सामान को बेच के, बाय सेलिंग गुड्स इज known as trading concern. It is also commercial organization, इसे क्या बोला जाता है, also called as commercial organization, profit making organization, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या होता है, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन नॉट इस्टेब्लिशमेंट फॉर मेकिंग द प्रॉफिट। ये किस लिए नहीं बनाई जाती बेटा, नॉट मेकिंग द प्रॉफिट, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट फॉर द रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब प्रदान करना, क्या प्रदान करना, सर्विसेज टू द सोसाइटी, सोसाइटी को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य जो बनाई जाती है उसे बोला जाता है बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। जिसे आपने एक नाम से जरूर जाने होंगे, अलाभकारी संस्थाएं, जिनका उद्देश्य सेवा करना होता है। संस्था ए लिख देता हूं बेटा, ये संस्था। दूसरी चीज, जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी फॉर्म फॉर द प्रमोटिंग ये यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए हो सकता है, आर्ट को प्रमोट करने के लिए, साइंस को, स्पोर्ट को, कल्चर को, चैरिटी को, प्रोफेशन को। जैसे क्या है बेटा, स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट क्लब, ये जो होती है बेटा ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती। स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब, स्पोर्ट क्लब, ये सब इनका उद्देश्य होता है बेटा सेवाओं को प्रदान करना, इसके लिए बनाई जाती है। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, जहां हमें पढ़ना है बेटा गुडविल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गुडविल के बारे में। देख लेते कुछ छूट तो नहीं गया। गुडविल के बारे में, गुडविल क्या है बेटा? तो गुडविल आपका पॉपुलैरिटी है। क्या है? आप कितने पॉपुलर हो, उसी चीज को क्या बोलेंगे बेटा? गुडविल। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन पूछोगे आप मुझे, अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ बेटा मैं आपको, तो बेटा अगर आप गुडविल देखना चाहते हो तो एक सिंपल बात है कि अगर आपकी वैल्यू, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। ये मैं हूं, किसी और को नहीं लेते, ये मेरा ही बिजनेस है बेटा। लेकिन इस बिजनेस में जो सामान है बेटा वो है 10 लाख का। लेकिन ये बी, मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी है जो मेरा ये दुकान खरीदना चाहते हैं 20 लाख में। सामान तो 10 लाख का ही है, पर खरीदना कितने में चाहते हैं? ये 20 लाख में। तो बेटा ये जो डिफरेंस बना ना, क्या बना? ये जो डिफरेंस बना, कितने का डिफरेंस बना? तो 10 लाख का जो डिफरेंस बना, क्योंकि बेस तो 20 लाख मेरा हो और सामान तो 10 लाख का है, तो जो डिफरेंस होता है ना बेटा, यही क्या होता है बेटा? गुडविल होता है। क्या होता है? गुडविल। नाम के पैसे ले रहा हूं, मेरा नाम है, मार्केट में चलता है, इसीलिए उसे बोलते हैं बेटा गुडविल। रेपुटेशन होती है बेटा ये बिजनेस की, जिससे प्रॉफिट क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है बेटा। अगर मेरा दुकान फेमस है तो हर कोई मेरी दुकान से सामान खरीदने आएगा, तो उसी चीज को बोलते हैं हम बेटा गुडविल। देखो बेटा आपको यहां से बात क्लियर हो जाएंगी और भी अच्छे से। सो यहां लिखा है बेटा गुडविल मे बी डिस्क्राइब एज अ एग्रीगेट ऑफ ड्यूज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। इंटेंजिबल मतलब जिन्हें देख नहीं सकते, देख नहीं सकते या फिर टच नहीं कर सकते, और टच भी नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एक्चुअली अदृश्य, क्या बोलते हैं बेटा? अदृश्य। तो इन अदृश्य एट्रीब्यूट है ऑफ ए बिजनेस विच कंट्रीब्यूट इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी। क्या करते हैं बेटा? उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं ओवर द नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। मतलब नॉर्मल अर्निंग से ज्यादा कमा के देते हैं। मान के चलो नॉर्मल बिजनेस 10,000 रुपए कमाता है, तो गुडविल की वजह से बिजनेस 25,000 कमाएगा। तो ये जो 15,000 जो बढ़े ना बेटा, वो क्यों बढ़े? बिकॉज ऑफ आपके सुपर अर्निंग कैपेसिटी की वजह से, सुपर अर्निंग कैपेसिटी की वजह से। और इसी सुपर अर्निंग कैपेसिटी को जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, जो उसके अर्निंग को बढ़ा देते हैं, उसे एट्रीब्यूट मतलब उन घटकों के एग्रीगेट को, मतलब उनके सभी घटकों के समावेश को ही हम क्या बुलाते हैं? गुडविल बुलाते हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं ये एट्रीब्यूट्स, ये घटक। इट मे बी राइज फ्रॉम द मच एट्रीब्यूट एज फेवरेबल, जैसे लोकेशन, अच्छे लोकेशन पे दुकान हो तो ज्यादा चलेंगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे। एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द इट्स एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉय की एबिलिटी है, अच्छी स्किल्स है, तो बिजनेस अच्छा रन करेगा, मैनेजमेंट अच्छा हो तो। क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर क्वालिटी अच्छी हो तो उसकी गुडविल बनती है। और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर ये एट्रीब्यूट सही है आपकी, ये चीजें बहुत, ये घटक बहुत अच्छे हैं, तो क्या हो सकता है? आपकी गुडविल क्रिएट होती है। तो यहां लिखा भी है गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। मैंने पहले ही बोला आपकी बिजनेस की इज्जत कितनी है, रेपुटेशन कितनी है, और उसी ही टर्म में एक्सप्रेस किसमें करना? टर्म में करना, पैसे के टर्म। जैसे मेरे बिजनेस 10 लाख का था, लेकिन मैं बेचा कितने में? 20 लाख में। तो जो 10 लाख का ये जो डिफरेंस आया ना इन द टर्म ऑफ मनी, इसी को क्या बोलूंगा? गुडविल बोलूंगा। और गुडविल क्या है? इज एन इंटेंजिबल एसेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा गुडविल किस तरीके से एसेट्स है? इंटेंजिबल, जिसे मैं देख नहीं सकता, देख नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स बुलाते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। क्या होता है प्रॉफिट? तो सिंपल बात है बेटा, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, खर्चे क्या है आपके, कम है, तो क्या बन जाता है बेटा? प्रॉफिट बन जाते हैं। आपने सुने भी होंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है बेटा गुड्स की, ये सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, कम है, जैसे मैंने यहां बताया, तो उसी को क्या बुलाते हैं? प्रॉफिट बुलाते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट से जो कैपिटल होती है वो क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। अगर कैपिटल जो होती है बेटा वो प्रॉफिट से बढ़ जाती होंगी, कैपिटल जो है प्रॉफिट की वजह से बढ़ जाती है, तो लॉस की वजह से क्या होती होंगी? उल्टा घट जाती होंगी। देखते बेटा लॉस क्या है, जैसे ये देख लो बेटा,
एक सामान है बेटा 50,000 का, सोल्ड किया, बट उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट कितनी थी? ओनली 30,000 रुपए थी। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000 रुपए थी। तो बेटा जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 20,000 का हुआ। कितने का हुआ? 20,000 का हुआ। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट। लॉस में क्या होता है? तो जो कॉस्ट प्राइस होती है ना वो ज्यादा होती है, और जो सेलिंग प्राइस होती है ना वो क्या होती है? कम होती है। जैसे मैंने एक कॉस्ट है मेरा, मैंने एक सामान बनाया, वो कितने का बना? 60,000 का, लेकिन मैंने बेचा कितने में? 50,000 में, तो 10,000 का नुकसान हो गया ना। तो आपने लॉस का फॉर्मूला भी सुने होंगे सब लोगों ने। तो लॉस का, सर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस मिलता है। मतलब मैंने बनाने में 60,000 रुपए खर्च किया और बेचा कितने में? 50,000 में। तो ये जो 10,000 निकला वो क्या निकला? मेरा लॉस निकला। यहाँ पे देखें तो मैंने सामान कितने में बनाया था? यहाँ पे ओनली 30,000 रुपए में सामान बनाया। कॉस्ट कितनी थी मेरी? 30,000 रुपए की, और बेचा कितने में? 50,000 रुपए में बेचा, जिसे आप याद देख पा रहे होंगे। तो 20,000 का क्या हो गया? मुझे सीधा सीधा फायदा हो गया। तो ये होता है बेटा कॉस्ट, ये प्रॉफिट और लॉस। दूसरी चीज इनकम, इट इज द रेवेन्यू राइजिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर मैं बिजनेस करता हूं और मेरी कमाई होती है, रेवेन्यू बढ़ते हैं, तो उसी को क्या बुलाता हूं बेटा मैं? इनकम। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज्ड फ्रॉम द सर्विसेज। या तो अमाउंट रिसीव्ड होंगी या फिर कोई सर्विस दूंगा तो उसे मुझे बदले में मिलेंगी। जैसे अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पैसा मिला, इनकम है। डिविडेंड मिला, कमीशन मिला, ये सब इनकम है। तो रेवेन्यू क्या होता है? तो अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता हूं, किसको? कंज्यूमर को। बहुत सारे लोग इस दोनों को एक ही मानते हैं, बट एक डिफरेंस है बेटा। देखो सुनो, यहां पे जो रेवेन्यू होता है बेटा, इसका रिलेशन होता है बेटा गुड्स से। किससे होता है? गुड्स से। अगर मैं गुड्स को क्या करता हूं? सेल करता हूं, या सर्विसेज को सेल करता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता हूं और पैसा कमाता हूं, मनी मिलता है, तो इसे क्या बोला जाएगा बेटा? रेवेन्यू बोला जाएगा। बट अगर मुझे अमाउंट मिलता है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कमीशन मिलता है, तो ये क्या कहलाते हैं? इनकम। कुछ हद तक ये बात सही है बेटा, रेवेन्यू को इनकम बुलाते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो नॉर्मल बिजनेस में आप जो एक्टिविटीज करते हो गुड्स और सर्विसेज को बेचने की, जिससे जो पैसा मिलता है उसी को क्या बुलाते हैं? हम रेवेन्यू बुलाते हैं। और जो इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, जो हमें मिलता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? इनकम बुलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा रेवेन्यू और इनकम का। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है और नेट वर्थ क्या होती है। बेटा असेट्स, एनी टाइप ऑफ फिजिकल थिंग आर राइट ओन्ड that has a monetary value is called assets। बात तो कुछ समझ में नहीं आएगी बेटा। जैसे मान के चलो ये मेरे पास बेटा, ये मेरी कार है, इसको कार बना देता हूं बेटा। कार मेरी बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही मत बोलना ठीक है सर अच्छी नहीं दिख रही है, अच्छी बना देते बेटा। ये मेरी कार है मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या है? ये फिजिकल थिंग है। फिजिकल थिंग मतलब एक भौतिक वस्तु है, और इसकी क्या है? एक वैल्यू है, इसका मूल्य भी है, इसकी वैल्यू है। मान के चलो कार 20 CR की है। सर 20 करोड़, क्या बात है? हाँ बेटा महंगी कार है। सो ये क्या हो जाती है? हमारी असेट्स हो जाती है। जैसे असेट्स में क्या आता है? द ओनरशिप ऑफ द असेट्स मस्ट बी विद द बिजनेस यूनिट। जो असेट्स है उसकी ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? बिजनेस के पास होनी चाहिए। तो जैसे लैंड हो गई, गुडविल हो गई, पेटेंट हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये सब क्या होती है? हमारी असेट्स होती है। असेट्स में भी टाइप्स होते हैं बेटा। पहला असेट्स का टाइप है बेटा फिक्स असेट्स। बेटा मैंने फिक्स और नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं इसे। फिक्स का मतलब बेटा जो लॉन्ग टर्म तक चलती है असेट्स, जो 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म का मतलब समझाया था, तो वो कहलाती है बेटा हमारी फिक्स असेट्स। जैसे 1 साल से ज्यादा क्या चलता है? लैंड एंड बिल्डिंग चलती है, प्लांट एंड मशीनरी चलती है, गुडविल चलती है, सालों साल चलती है। तो ऐसी असेट्स को क्या बुलाते हैं बेटा? हम फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स के दो पार्ट होते हैं बेटा, कौन से? टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिनको देख सकता हूं, छू सकता हूं, देखना और स्पर्श करना, ये क्या हो गया? टेंजिबल। तो इंटेंजिबल मतलब ना देखना, जो दिखती नहीं है, ना ही जिन्हें हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाती है हमारे लिए? इंटेंजिबल कहलाते हैं बेटा। फिर करंट एसेट्स की बात करते हैं, तो ये क्या होती है? ऑपरेटिंग असेट्स होती है। ऑपरेटिंग ईयर, मैंने करंट का पहले ही बताया था बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब 1 साल से कम होती है। देखते हैं बेटा, असेट विच आर हेल्ड
इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर मतलब करंट ईयर मान के चलो बेटा, करंट 1 साल के लिए अगर यूज होती है उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, करंट असेट्स। कैन बी कन्वर्ट इनटू द कैश इजीली, और उन्हें पैसे में तुरंत बदला जा सकता है, ऐसी एसेट्स को क्या बुलाते हैं हम, करंट असेट्स बुलाते हैं। तो इनमें क्या क्या आता है सर, डेटर आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं, कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है और स्टॉक आता है। बस इन नामों को समझ जाओ। डेटर क्या होते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल बेटा, बिल्स रिसीवेबल मतलब एक बिल है बेटा जिसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, मतलब बिल के बदले में अगर आपको पैसा मिलता है तो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। दूसरी चीज कैश इन हैंड क्या होता है, तो जो आपके हाथों में पैसा होता है वो कैश इन हैंड होता है, जो बैंक में पैसा होता है वो हमारा कैश एट बैंक कहलाता है। और स्टॉक क्या होता है बेटा, तो बेटा बचा हुआ सामान, बैलेंस या रिमेनिंग गुड्स, जो बचा हुआ सामान होता है उसे ही हम क्या बुलाते हैं बेटा, स्टॉक बुलाते हैं। तो एक होती है बेटा फिक्टिशियस असेट्स। क्या होती है फिक्टिशियस असेट, दीज असेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड द टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी। ये टेंजिबल नहीं होती बेटा, ये इंटेंजिबल होती है, और या तो सीधा सीधा बोले असेट्स ही नहीं होती, एक्चुअली इमेजिनरी असेट्स होती, हम इसे मान नहीं लेते, इससे हमें कोई वैल्यू रियलाइज नहीं होती, तो इंटेंजिबल असेट्स होती है। जैसे क्या होता है फिक्टिशियस असेट में सर, बेटा असेट्स नहीं है एक्चुअली, बट हम इसे मान लेते हैं ये खर्चे हैं बेटा। कैपिटल खर्चों को ही अगर इनडायरेक्टली बोला मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही आप डिफर्ड, एक्चुअली एक मिनट रुका बेटा, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी वीडियो में पढ़ाया बेटा। तो जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उन्हीं क्या बुलाते हैं हम, फिक्टिशियस असेट। फॉर एग्जांपल लिखा भी है बेटा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 ईयर, तो ये क्या हो गई हमारी फिक्टिशियस असेट्स हो गई। आई थिंक बात आपके दिमाग में घुस चुकी है कि फिक्स असेट्स का मतलब 1 साल से ज्यादा वाली, करंट असेट्स का मतलब 1 साल से कम वाली, फिक्टिशियस का मतलब जो इमेजिनरी होती है, जो दिखती नहीं है वो वाली। आई थिंक क्लियर दैट थिंग। आगे बढ़ते बेटा, बात करते हैं लायबिलिटीज की। क्या होता है सर लायबिलिटीज, बेटा अगर बिजनेस को किसी को पैसा देना है, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस को किसी और को देना है, तो क्या कहलाता है बेटा हमारी लायबिलिटीज। बाय द बिजनेस टू अदर्स, किसी और को पैसा देना है तो लायबिलिटी कहलाती है। इट इज डेब्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। अगर बिजनेस यूनिट किसी से पैसा उधार लेती है, कोई बेनिफिट लेती है और बाद में क्या करना पड़ता है, उसे वापस लौटाना पड़ता है, तो उसी चीज को क्या बुलाते हैं हम बेटा, लायबिलिटीज। मान के चलो बिजनेस ने क्या लिया, ये मेरा बिजनेस था बेटा, ये बैंक से मैंने क्या ले लिया, लोन ले लिया। क्या लिया, लोन लिया, मेरे बिजनेस में लोन लिया, तो बेटा ये लोन मुझे वापस करना पड़ेगा ना, तो यही क्या हो गई, मेरी लायबिलिटी हो गई। जैसे लोन टेकन, क्रेडिटर, जिन लोगों से उधार पे माल खरीदता और बदले में पैसा देना होता है, तो ये क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसे निकाल लिया तो मेरी लायबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब किसी को पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, अभी तक नहीं दिया। खर्चा मतलब अभी तक जो खर्चा नहीं दिया उसी को हम क्या बुलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बुलाते हैं। सर क्या लायबिलिटी के भी टाइप होते हैं, बेटा जी होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, समझाइए, बता रहा हूं बेटा, थोड़ा इंतजार। एक होती है बेटा फिक्स लायबिलिटी, एक होती है करंट। सर फिक्स का मतलब 1 साल से ज्यादा वाली, करंट का मतलब 1 साल से कम वाली। बेटा आप तो मेरे से ज्यादा समझदार निकले, सही सोचिए आप। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड ऑफ द बिजनेस इज फिक्स लायबिलिटी। अगर बिजनेस को फंड चाहिए, बिजनेस को पैसा चाहिए, फंड का मतलब पैसा चाहिए, तो उसका मेजर सोर्स, सबसे बड़ा साधन जो होती है होता है बेटा फिक्स लायबिलिटीज। कौन क्या 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 होता है सर इसमें, कैपिटल आती है, सिक्योर्ड लोन्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन आते हैं, लंबे समय के लोन आते हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स आते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो हम लोन लेते हैं वो लोन आते हैं। कैपिटल क्या होती है बता दिया बेटा, सिक्योर लोन मतलब बेटा प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लिए हो आपने, मतलब कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखे हो, बैंक के पास लोन लियो। लॉन्ग टर्म मतलब सर 1 साल से ज्यादा वाले लोन, और कहां से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह हो गया, ये सब चीजें आती है। करंट लायबिलिटीज की बात करती है सर, शॉर्ट टर्म, यस बेटा शॉर्ट टर्म कब के लिए होती है बेटा, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर इनका पेमेंट करना पड़ता है। सर क्या क्या आता है करंट लायबिलिटीज में, तो बेटा क्रेडिटर आते हैं, जिन लोगों को पैसा देना होता है, बिल्स पेएबल मतलब जिस बिल के बदले में हमें पैसा देना पड़ता है वो बिल्स पेएबल आ जाते हैं। और ये क्यों होते हैं सर, ये क्यों लाते हैं पैसा, रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ये बेटा रेगुलर बिजनेस से कनेक्टेड कामों के लिए हम पैसा लेते हैं। और ये नॉर्मली क्या होते हैं बेटा, नॉर्मली सिक्योर्ड नहीं होते, नॉर्मली सिक्योर्ड नहीं होते, मतलब यहाँ प्रॉपर्टी गिरवी भी नहीं लिखी जाती।
लेकिन फिक्स असेट्स में प्रॉपर्टी रखी जाती है बेटा, ये सिक्योर्ड नेचर के होते हैं। तो ये बात यहां हो गई। एंड देन लास्ट टॉपिक, एक्चुअली सेकंड लास्ट टॉपिक आपको थोड़ा और इंपॉर्टेंट बेटा, नेटवर्क या ऑनरशिप और इक्विटी और द बिजनेस, ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है, तो सिंपल इक्विटी या कैपिटल ही हमारी क्या कहलाती है, नेटवर्क कहलाती है। मतलब सिंपल, अगर आप असेट्स में से क्या माइनस कर दो, लायबिलिटीज को माइनस कर दो, असेट्स में से क्या माइनस कर दो, लायबिलिटीज माइनस कर दो, तो जो बचता है उसे बुलाते हैं बेटा ऑनर, इक्विटी, कैपिटल, नेटवर्क। ये तीनों बातें एक ही है। सिंपल क्वेश्चन से समझो बेटा, एक बार पढ़ भी देता हूं बेटा। द अमाउंट और फंड प्रोवाइड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, जो प्रोप्राइटर ने फंड दिया, फंड मतलब पैसा दिया, कहा दिया, इन द बिजनेस, बिजनेस को दिया, उसे हम क्या बुलाते हैं, कैपिटल बुलाते हैं। या फिर एक्सेस ओवर लायबिलिटी, मतलब असेट्स ज्यादा लायबिलिटीज कम, मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी, उसी को हम कैपिटल बुलाते हैं, नेटवर्थ बुलाते हैं। या नेटवर्थ इंक्लूड, नेटवर्थ में दो बातें इंक्लूड होती है, एक होती है कैपिटल और एक होती है रिजर्व। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैरिंग, मतलब कैपिटल पैसे भी हो सकती है, सामान भी हो सकती है। बेटा ये बिजनेस है, बिजनेस में मैंने कैश लगाया 10,000 का और एक मैंने मशीनरी खरीदा 20,000 का। तो बेटा मैंने दोनों काम किया, पैसे भी लगाया, सामान भी खरीदा, तो कैपिटल क्या में हुई, काइन में, सामान में हो गई और कैश में भी हो गई। तो ये बात यहां से निकल आती है बेटा। आगे देख, क्या एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बिजनेस है, इफ द बिजनेस कैपिटल है बेटा 4 लाख की और क्रेडिटर है 2 लाख की, तो इक्विटी कितनी होंगी बेटा, तो असेट्स कितनी है बेटा इसकी, कैपिटल कितनी है 4 लाख की, 6 लाख की हो जाएगी। एक्चुअली कैसे प्लस किए बेटा, ये देखो, तो ये बिजनेस में कैपिटल कितनी है 4 लाख, ये कैपिटल हो गया बेटा 4 लाख और लायबिलिटी कितनी हो गई बेटा 2 लाख। तो इन दोनों का प्लस किए तो बेटा ये आ गई हमारे इक्विटी, टोटल इक्विटी या असेट्स। वैसे इफ द टोटल असेट्स, असेट्स कितनी है होता है बेटा 1,50,000 की और लायबिलिटी कितनी है 50,000 की, मतलब असेट्स में इसका माइनस कर दो, कैपिटल को माइनस कर दो, तो क्या निकलेगा बेटा आपका। एक्चुअली या उल्टा भी कर सकते हो, आपको दो तरीके से बताता हूं। पहली चीज, इसमें से मैंने क्या किया, असेट्स में से, ये असेट्स थी, इसमें से लायबिलिटी माइनस किया तो 1 लाख रुपया, जो 1 लाख रुपया आया ना वही क्या हो है आपकी कैपिटल है। सिंपल ऐसे ये मैंने माइनस कर दिया और जो 1 लाख आया 0 दे देता हूं बेटा, 1 लाख आया, यही मेरी कैपिटल है। या फिर इस फॉर्मूले में लग दो, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में लग देता हूं बेटा मैं, तो क्या होगा, फॉर्मूले को इन्होंने रिवर्स किया, अपने हिसाब से अरेंज किए, हम अपने हिसाब से अरेंज कर देते हैं। लेकिन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बेटा, बस आपके समझने के लिए मैंने ये चीजें डाला हो, तो एक बार देख लेना। अगर बिजनेस की असेट 5 लाख की है, लायबिलिटी 2 लाख की है, तो 3 लाख की क्या बन जाएंगी बेटा, कैपिटल बन जाएंगी। तो बात बहुत सिंपल है, मैं आपको एक कैपिटल का फॉर्मूला लिख के देता हूं, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करना। असेट्स में से लायबिलिटीज को क्या कर दो, माइनस कर दो, असेट्स में से लायबिलिटीज को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपकी क्या निकल आएंगे, कैपिटल निकल आएंगे। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, ये बुक वाले कुछ भी बोले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो सुनेंगे अपने ही दिल की। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा बेटा, इससे आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि असेट, जैसे एक आधा क्वेश्चन बना देता हूं, वो बोलता है असेट 10 लाख है, 10 लाख और कैपिटल है बोलता है, क्या लायबिलिटी है बोलता है 5 लाख, तो कैपिटल कितनी की आएंगी, 5 लाख की आ जाएंगी। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं हम, 5 लाख की हो सकता है, बोलता है जो लायबिलिटी है वो 2 लाख की है, लायबिलिटी क्या होता है 2 लाख की है, 2 लाख बना दे बेटा, ये 2 लाख की है। और बोलता है कैपिटल है 10 लाख की, 10 लाख की, तो बोले असेट्स बता दो, तो बेटा असेट्स कितनी की होंगी 12 लाख की, कितनी की होंगी 12 लाख की। सर कैसे निकाले, तो बेटा सिंपल बात है कि इनमें से माइनस करने पे क्या निकलती है, कैपिटल निकलती है। तो ये माइनस में था ना ये 2 लाख, तो इधर आके क्या कर दो, इसको प्लस कर दो, ये 2 लाख मैंने यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये हो गया 12 लाख। तो इस तरीके से आप छोटा सा इक्वेशन है बेटा, आप करते हो ना, आपने किए भी होंगे बहुत बार, कि अगर 2 वैल्यू दी है, मान के चलो x ये 2 वैल्यू दी है, तो आप ये वाली वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं बेटा आपको सिंपल लैंग्वेज में, 2 में से कितने प्लस करने में 5 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 प्लस करने में 5 आएगा। मैं बोलूं बेटा 3 में कितने प्लस करूं तो 5 आएगा, सर आप बोलोगे 2 प्लस करो तो 5 आएगा। आप बोलोगे बेटा 3 में 2 प्लस करने पे कितना आता है, तो 5 आता है। तो बेटा यही सिचुएशन है, ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मुलेट होता है रूल, आप आराम से कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आगे बढ़ते बेटा, लास्ट टॉपिक क्या है सर? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बेटा आपको एक किस्सा सुनाता हूं सनी देओल का। सनी देओल का एक डायलॉग याद है बेटा आपको? सनी देओल का डायलॉग याद है आपको? देओल का और डायलॉग याद है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपने सुने होंगे जरूर कि जब कोर्ट में केस जाता है बेटा तो कोर्ट क्या बोलती थी? बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ अप्लाई होता है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है बेटा, अब थोड़ी देर में समझोगे, बस पढ़ने दो मुझे, आपको बता देता हूँ। लायबिलिटी विच मे बी राइज, बेटा मे बी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, मे बी राइज डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ए सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मतलब अभी लायबिलिटी नहीं है, अभी किसी को पैसा नहीं देना है, बट अगर कोई इवेंट होता है, हुआ या नहीं हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं बेटा, बाकी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, बस एक एग्जांपल याद रखो बस। एक मान के चलो बेटा, ये मेरा बिजनेस है, यहां मैं क्या करता हूं, मेरे पास बहुत सारी मशीनें लगी हुई है और ये ए नाम का क्या है मेरे पास वर्कर है। क्या है ये? वर्कर है। बेटा गलती से काम करते समय, मशीन के ऊपर काम करते समय क्या हुआ, इस ए की उंगली कट गई बेटा, उंगली कट गई, उंगली कट गई, उंगली कट गई। ठीक है, अगर उंगली कट गई तो इसने मेरे बिजनेस के ऊपर, मतलब मेरे बिजनेस के ऊपर बोलता है 10 लाख का केस कर दिया। बोले इन्हें बोला कि सर आपके बिजनेस में काम करते करते मेरी उंगली कट गई, आप मुझे कितना दो? 10 लाख दो। मैंने बोला एक उंगली के 10 लाख, बहुत नाइंसाफी है। मैंने बोला मैं नहीं देता। ए गया कोर्ट, क्योंकि जब भी झगड़ा होता है तो लोगों को याद क्या आता है? कोर्ट। और आपको पता है सनी देओल का डायलॉग क्या था? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता है कोर्ट में केस होने में। तो इस इंसान को केस जीतने या ना जीतने पे, अगर केस जीता, जो केस था, अगर कौन जीत गया? ए जीत गया, ये विन। या तो ये जीत सकता है, या तो ये क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है। जीत गया तो पैसे देने पड़ेंगे, मनी देना पड़ेगा। अगर हार गया तो मनी नहीं देना पड़ेगा, मनी नहीं देंगे। तो बात क्या हुई बेटा? देंगे, आप लिख दो बेटा, देंगे। बात क्या हुई? ये पैसा देना या ना देना किसके ऊपर डिपेंड किया? कोर्ट के केस के ऊपर। तो आप लोगों को भी नहीं पता, ना ही मुझे पता, ना ही ये वर्कर को पता कि केस की डिटेल। अब मालूम नहीं बेटा कोर्ट कब डेट दे दे, कब कैंसिल हो जाए, बता नहीं सकते। इंडिया में इतने सारे केस ऑलरेडी पेंडिंग पे है। बुराई नहीं कर रहा हूं बेटा, बस हकीकत। आप भी गूगल कर सकते हो, इतने सारे केस पेंडिंग पे हैं, तो नहीं पता चलता ना। एक्चुअली कोर्ट का फैसला तो कोर्ट ही जानती है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो इस समय में बेटा ऐसी लायबिलिटी को क्या माना जाता है बेटा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी माना जाता है। मतलब अगर इवेंट हुआ, कोर्ट से केस जीते, तब पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो पैसे नहीं दिए जाएंगे। वैसे ही हमारे पास, आपको मैंने एग्जांपल में बेटा एक वर्कर का एग्जांपल दिया हूं, जिसका कोर्ट में केस क्या रहता है? पेंडिंग में रहता है, जिसका डिसीजन कोर्ट में पेंडिंग में रहता है। तो ऐसी लायबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बुलाते हैं। आई थिंक आपको पूरा मजा आया होगा मेरे साथ, ये उम्मीद करता हूं बेटा। और इससे ज्यादा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये गारंटी दे सकता हूं। इतना अच्छे से पढ़ा तो दिया हो बेटा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने समझदार हो। लेकिन फिर भी कोई डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना बेटा। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी आए और मैं उसे जल्दी जल्दी आपको आंसर देते जाऊं। और पढ़ाई करते रहो, और जब तक लर्निंग गुरु है तब तक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।